स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक काफी दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। कभी सोचा है कि अगर किसी राज्य में मान लीजिए विधानसभा और विधान परिषद किसी खास कानून पर एकमत ना हो तो क्या होता है? खासकर तब जब वो कोई साधारण कानून ना हो बल्कि राज्य की बनावट से जुड़ा कोई मतलब अहम बिल हो। बिल्कुल। और यहीं पर संविधान का अनुच्छेद 198 सामने आता है। ये अनुच्छेद देखिए, धन विधेयकों मतलब मनी बिल्स को छोड़कर कुछ खास तरह के बिल्स पर अगर दोनों सदनों में बात ना बने, कोई गतिरोध हो जाए, तो उसे सुलझाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया बताता है, जिसे कहते हैं संयुक्त बैठक या जॉइंट सेशन। ये खास उन स्थितियों के लिए जहां लगता है कि भाई अब सहमति नहीं बन पा रही। सही। और हमारे पास जो जानकारी है वो इसी अनुच्छेद 198 की बारीकियों को देखती है। इसमें ये समझाया गया है कि ये प्रक्रिया है क्या, इसके पीछे संविधान बनाने वालों की सोच क्या थी और आज के समय में पॉलिटिक्स में ये कितनी रेलेवेंट है। कुछ हाल के उदाहरण भी दिए गए हैं इसमें। तो आज का मिशन यही है कि हम इस पूरी संवैधानिक प्रक्रिया की तह तक जाएं, समझें कि ये काम कैसे करती है और संविधान में इसे क्यों रखा गया। चलिए शुरू करते हैं। तो फिर ये अनुच्छेद 198 असल में कहता क्या है, अगर इसे बिल्कुल मतलब आसान भाषा में समझना हो तो? मान लीजिए किसी राज्य में विधान परिषद बनानी है, या जो है उसे खत्म करना है, या जैसे राज्य का पुनर्गठन हो रहा है, कोई बड़ा कदम, और विधानसभा ने तो बिल पास कर दिया, पर विधान परिषद वो या तो मना कर दें या ऐसे बदलाव सुझाएं जो विधानसभा को मंजूर ना हो। तब क्या होता है? तब संविधान राज्यपाल को एक, आप कह सकते हैं, खास शक्ति देता है। राज्यपाल ऐसी स्थिति में दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। अच्छा, ये एक तरह की स्पेशल सभा होती है जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों के सदस्य एक साथ आते हैं और उस अटके हुए बिल पर वोटिंग करते हैं। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि बिल पास होने के लिए कोई स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए होती। बस बैठक में जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनका साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी काफी है। और यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। जैसा कि हमारी जानकारी में भी इशारा है, ज्यादातर राज्यों में विधानसभा में सदस्य विधान परिषद के सदस्यों से कहीं ज्यादा होते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, काफी ज्यादा। तो एक तरह से जैसा उसमें समझाया है, दोनों सदनों में झगड़ा हुआ, राज्यपाल ने जॉइंट सेशन बुलाया, बैठक में वोटिंग हुई, सिंपल मेजॉरिटी से फैसला, और ज्यादातर मामलों में ये मेजॉरिटी विधानसभा के पास ही होती है। तो बिल पास, मतलब गतिरोध तो सुलझ गया, पर क्या ये हमेशा मतलब बराबरी का खेल होता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और शायद संविधान बनाने वालों ने इस संख्या के असंतुलन को ध्यान में रखा भी होगा। ये प्रक्रिया, जैसा आपने कहा भी, हर बिल के लिए नहीं है। ये मुख्य रूप से उन बिलों पर ही लागू होती है जिनका ताल्लुक राज्य के स्ट्रक्चर या विशेष संवैधानिक मामलों से है। जैसे जो जानकारी है उसके मुताबिक इसमें शामिल हैं विधान परिषद का बनना या खत्म होना, राज्य पुनर्गठन से जुड़े बिल, या कोई ऐसा खास संवैधानिक संशोधन जिसका असर राज्य पर हो और जिसके लिए ये प्रक्रिया तय की गई हो। प्रक्रिया सीधी है, विधानसभा ने पास किया, परिषद को भेजा। अब परिषद या तो पास करे या रिजेक्ट करे या बदलाव सुझाएं, या फिर एक तय समय तक, जो आमतौर पर 3 महीने होता है, कुछ ना करे। अच्छा, 3 महीने तक? हाँ, इनमें से किसी भी हालत में अगर विधानसभा सहमत नहीं है तो माना जाता है कि गतिरोध बन गया है। और फिर राज्यपाल एक्शन लेते हैं, संयुक्त बैठक। हमारे पास जो मटेरियल है उसमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का भी जिक्र है। संविधान सभा की बहसों का हवाला दिया गया है। उन्होंने इस पर जोर दिया था कि राज्य के स्ट्रक्चर जैसे अहम मामलों में अड़चन नहीं आनी चाहिए। उनका शायद मानना था कि ठीक है, 2 सदन है, दोनों की भूमिका हो, लेकिन विधान परिषद को, जिसके सदस्य अक्सर सीधे नहीं चुने जाते, ये वीटो पावर न मिल जाए कि वो विधानसभा के जरूरी बिल हमेशा के लिए रोक दे। तो संयुक्त बैठक एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश थी। बिल्कुल। जो जानकारी मिली है उससे लगता है कि अनुच्छेद 198 को बनाते समय शायद केंद्र वाले अनुच्छेद 108, जो संसद की संयुक्त बैठक की बात करता है, और कुछ हद तक अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के सिद्धांत ध्यान में रखे गए होंगे। लेकिन इसे राज्य की खास जरूरतों के हिसाब से बनाया गया। ये दिखाता है कि संविधान निर्माता जानते थे कि भाई 2 सदन होंगे तो मतभेद तो होंगे ही, खासकर विधान परिषद, जिसे कई बार रिवीजन करने वाला सदन माना जाता है। वो विधानसभा के बिलों पर सवाल उठा सकती है, असहमत हो सकती है। इसलिए उन्होंने गतिरोध होने पर आगे बढ़ने का एक साफ रास्ता बनाया ताकि काम न रुके।
अच्छा, तो ये थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन क्या ये वाकई में इस्तेमाल होता है? आपने कहा ये दुर्लभ है, जानकारी बताती है कि रोज की बात नहीं है, पर हाल के सालों में कुछ राज्यों में चर्चा में रहा है। जैसे 2025 में आंध्र प्रदेश का उदाहरण दिया है, वहां क्या हुआ था ठीक ठीक? हाँ, आंध्र प्रदेश का मामला काफी काफी सुर्खियों में था। वहां के विधानसभा ने, जहां उस वक्त जगनमोहन रेड्डी सरकार का बहुमत था, राज्य विधान परिषद को खत्म करने का प्रस्ताव पास किया। खत्म करने का क्यों? वजह ये बताई गई कि परिषद सरकार के जरूरी बिलों में, खासकर वो 3 राजधानियों वाला बिल था, उसमें अड़ंगा लगा रही थी। अब जब ये प्रस्ताव परिषद में गया तो वहां विपक्ष यानी टीडीपी का बहुमत था, उन्होंने इसे पास नहीं होने दिया। तो हो गया गतिरोध। बिल्कुल। जानकारी यही बताती है कि इसके बाद अनुच्छेद 198 के तहत संयुक्त बैठक का रास्ता लिया गया और वहां जाहिर है विधानसभा के भारी बहुमत के कारण प्रस्ताव आराम से पास हो गया। अच्छा, हालांकि वो एक अलग कहानी है कि बाद में केंद्र ने उस पर कार्रवाई नहीं की और परिषद बनी रही, लेकिन ये अनुच्छेद 198 के इस्तेमाल का एक बड़ा उदाहरण जरूर बना। यानी आंध्र प्रदेश में ये प्रक्रिया यूज तो हुई, हम्म। भले ही फाइनल रिजल्ट कुछ और रहा। उत्तर प्रदेश का भी जिक्र है, वहां क्या बात थी? उत्तर प्रदेश का मामला थोड़ा अलग किस्म का था। वहां जानकारी के मुताबिक विधान परिषद की सीटों के विस्तार या उसकी बनावट में कुछ बदलाव का प्रस्ताव था, जिस पर विधानसभा और विधान परिषद में पूरी तरह सहमति नहीं बन पा रही थी। हाँ। तो ऐसी हालत में संयुक्त बैठक बुलाने की संभावना पर विचार हुआ था कि मामला सुलझ जाए। हालांकि जानकारी ये साफ नहीं करती कि बैठक हुई या नहीं, पर यह दिखाता है कि ये अनुच्छेद सिर्फ परिषद बनाने या खत्म करने तक ही नहीं है, स्ट्रक्चरल बदलावों पर भी लागू हो सकता है और राज्यों के पास एक विकल्प रहता है। लेकिन ये प्रक्रिया हमेशा इतनी सीधी और बिना विवाद के नहीं होती है ना। 2024 में तेलंगाना का भी एक मामला बताया गया है, वहां कुछ अलग हुआ था क्या? हाँ, तेलंगाना वाला मामला दिलचस्प है। वो इस प्रक्रिया की कुछ सीमाओं को या कहें कि इंटरप्रिटेशन के मुद्दों को सामने लाता है। जानकारी के अनुसार 2024 में तेलंगाना विधानसभा ने राज्य में विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पास किया। तेलंगाना बनने के बाद वहां परिषद थी नहीं? अच्छा, नई परिषद बनाने का। हाँ, लेकिन जब ये प्रस्ताव प्रक्रिया के तहत शायद परिषद बनने के बाद उसके सामने आया, या प्रक्रिया में कुछ ऐसी पेचीदगी थी जो पूरी तरह साफ नहीं है, तो परिषद ने उसे नामंजूर कर दिया। अरे, मतलब परिषद खुद ही नहीं चाहती थी कि वो बने या बढ़े? कुछ ऐसा ही। अजीब स्थिति थी। जानकारी बताती है कि इस मामले में विधानसभा से पास होने के बाद भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई गई। अब ये सवाल उठता है कि किन हालात में राज्यपाल संयुक्त बैठक बुलाने को बाध्य हैं, या ये उनके विवेक पर निर्भर करता है। और इसी से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र है, 2023 की कोई बात? जी हाँ, जानकारी में है कि 2023 में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 198 के तहत संयुक्त बैठक बुलाना कोई अनिवार्य या मैंडेटरी नहीं है, खासकर अगर गतिरोध की स्थिति में कोई प्रोसीजरल दिक्कत हो या मामला कोर्ट में हो। अच्छा। हालांकि कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि अगर गतिरोध असली है और संवैधानिक प्रक्रिया का पालन हुआ है तो मामले को लटकाया नहीं जा सकता। एक ठीक-ठाक टाइम फ्रेम में प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। ये टिप्पणी उन 6 राज्यों यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जहां अभी 2 सदन हैं, उनके लिए काफी अहम है, क्योंकि ये राज्यपाल की भूमिका और टाइमिंग पर रोशनी डालती है। इस पूरी प्रक्रिया को और साफ समझने के लिए बिहार का एक उदाहरण बहुत अच्छे से दिया गया है जानकारी में, उसे थोड़ा खोलकर बताएंगे? बिल्कुल। बिहार का उदाहरण अनुच्छेद 198 कैसे काम करता है, ये बहुत साफ दिखाता है। जानकारी के मुताबिक 2025 में बिहार विधानसभा ने विधान परिषद की सीटों की संख्या बढ़ाने का एक बिल पास किया। सीटें बढ़ाने का क्यों? उद्देश्य शायद कुछ राजनीतिक संतुलन बनाना रहा होगा या कुछ और समूहों को प्रतिनिधित्व देना, वजह जो भी हो। लेकिन जब ये बिल विधान परिषद में गया तो वहां के समीकरणों या विचारों के चलते परिषद ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो सीधा सीधा गतिरोध। एकदम। और तब राज्यपाल ने अपना रोल प्ले किया। हाँ, तब के राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 198 से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक बुलाई। अब यहाँ देखिए नंबर गेम। जैसा जानकारी में बताया गया है, बिहार विधानसभा में 243 सदस्य हैं। हाँ। और विधान परिषद में उस वक्त सिर्फ 75 सदस्य थे। तो जब दोनों सदनों के सदस्य यानी कुल 318 लोग एक साथ बैठे, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि पलड़ा किधर झुका होगा। जाहिर है, विधानसभा की तरफ। बिल्कुल। संयुक्त बैठक में जब वोटिंग हुई तो विधानसभा के सदस्यों की भारी संख्या के कारण वो बिल आराम से पास हो गया और कानून बन गया, बावजूद इसके कि विधान परिषद ने उसे पहले नामंजूर किया था। ये उदाहरण एकदम साफ करता है कि अनुच्छेद 198 काम कैसे करता है। ये गतिरोध तोड़ता है,
पर ऐसा करते हुए वो असल में विधानसभा की मर्जी को ही लागू करवाता है, क्योंकि नंबर उसके पक्ष में होते हैं। जानकारी इसे बहुमत की जीत के तौर पर दिखाती है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो अनुच्छेद 198 उन राज्यों में जहां 2 सदन हैं, कुछ खास किस्म के बिलों पर मनी बिल छोड़कर जब विधानसभा और परिषद में ठन जाए तो उसे सुलझाने का एक संवैधानिक तरीका है। प्रक्रिया सीधी है, जॉइंट सेशन बुलाओ, सिंपल मेजॉरिटी से पास कराओ और कानून बनाओ। और जानकारी इसे राज्य की लेजिस्लेटिव प्रोसेस को चालू रखने और मजबूती देने वाला प्रावधान बताती है। हाँ, इसे इसी तरह देखा जा सकता है। अनुच्छेद 198 यह पक्का करता है कि विधान परिषद, जो कई बार सीधे चुनाव से नहीं बनती और जिसे विधानसभा से कम सीधा जनादेश वाला माना जाता है, वो राज्य के लिए जरूरी समझे जाने वाले और इस अनुच्छेद के दायरे में आने वाले बिलों को हमेशा के लिए अटका कर न रख सके। ये एक तरह से फाइनल फैसला लेने की ताकत विधानसभा के हाथ में रखता है, जो सीधे जनता को जवाब दे है। और हाँ, जैसा जानकारी में भी जोर दिया गया है, ये प्रावधान लेजिस्लेटिव प्रक्रिया को पैरालाइज होने से बचाता है, भले ही नतीजा अक्सर विधानसभा के फेवर में ही क्यों ना हो। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि संविधान बनाने वालों ने कैसे अलग-अलग सदनों की शक्तियों में एक बैलेंस बनाने की कोशिश की, लेकिन साथ ही ये भी पक्का किया कि जरूरी फैसले अटके नहीं। उन्होंने गतिरोध की संभावना को समझा और उसका हल भी दिया। और इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं रोकते हैं। हमने अनुच्छेद 198 के तहत संयुक्त बैठक की प्रक्रिया, उसके पीछे की सोच और कुछ असली उदाहरणों को समझा। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, जो जानकारी के आखिर में भी उठाया गया है और जिस पर सोचना जरूरी है। ये जो संयुक्त बैठक की व्यवस्था में विधानसभा को इतनी भारी संख्यात्मक बढ़त मिल जाती है, क्या वो हमेशा लोकतांत्रिक उसूलों के हिसाब से ठीक है? खासकर तब जब विधान परिषद को अक्सर विशेषज्ञों का सदन या राज्यों के हितों का रखवाला भी कहा जाता है। क्या ये बढ़त दूसरे सदन के रोल को कुछ कमजोर नहीं कर देती? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। और अगली बार, जैसा कि हमारी जानकारी इशारा करती है, हम संविधान के एक और अहम अनुच्छेद 1999 पर बात करेंगे। यह अनुच्छेद बताता है कि धन विधेयक यानी मनी बिल आखिर होता क्या है, और ये भी राज्य विधानमंडल के काम करने के तरीके और शक्तियों के बंटवारे को समझने के लिए बहुत जरूरी है।